नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा। मॉनसून के दौरान मौसम में भी अक्सर आई फ्लू या फिर बोले पिंक आई के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन इस बार संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा। ये एक वायरल बीमारी है जो कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। खासतौर पर बच्चे काफी परेशान हो रहे। आई फ्लू क्या है लक्षण, कैसे करे बचाव, इसके लिए देखिए छोटी सी रिपोर्ट। बारिश और उमस के बीच में इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस से लोगों में डर बना हुआ है। आई फ्लू क्या है, ये कैसे होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आई फ्लू है क्या। आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन होता है। इसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई, रेड आई भी कहते हैं। सूजन का कारण भी बनता है। आपको बता दें कि क्लियर लेयर होती है जो कि आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। इसमें आंखों के सफेद हिस्से में इंफेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट्स को देखने में काफी परेशानी होती है। आई फ्लू के क्या कारण हैं? बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार संक्रमण फैलने की वजह से लोग ज्यादा हो रहे हैं आई फ्लू का शिकार। आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी से एलर्जी की वजह से होता है। आई फ्लू होने पर आंखों को बार बार ना छुएं, आंखों को छूने से ही फैलता है संक्रमण। आई फ्लू के लक्षण: आंखों में कीचड़ आना, आंखों का लाल होना, सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, आंखों में सूजन, आंख दर्द की समस्या, आंख से पानी आना और खुजली होना। आई फ्लू का इलाज: ओवर द काउंटर दवाओं का सेवन करने से बचें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एंटीबायोटिक दवाओं और ड्रॉप्स का करें प्रयोग। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से मिलेगा काफी आराम। काला चश्मा भी लगाएं। जब किसी व्यक्ति को आई फ्लू होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति को होता है उसकी आंखों में देखने वाले को भी हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह इन्फेक्शन किसी की भी आंख में देखने से नहीं होता है, बल्कि ये फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलता है। जैसे कि आई फ्लू वाले पेशेंट के मेकअप, काजल, आईलाइनर, टॉवल यूज करते हैं तो इससे इन्फेक्शन के होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि काफी तेजी से आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। आई फ्लू से कैसे करें बचाव और कैसे करें इलाज, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर आई फ्लू होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई फ्लू के बारे में पता नहीं है कि आई फ्लू क्या है बेसिकली। तो आप हमारे विस्तार से बताएं कि आई फ्लू होता क्या है। देखिए, आई फ्लू बेसिकली वैसे तो किसी भी आँख में किसी भी तरह की लाली को लोग आई फ्लू बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम आई फ्लू को स्पेसिफिकली जानना चाहें तो आँखों में यदि कोई लाली आ रही है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसे आई फ्लू कहा जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अब दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस भी कई तरह की हो सकती है। एलर्जी से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगल, बहुत सारे कीटाणु से हो सकती है, या एलर्जी हो सकती है, कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल हो सकती है। लेकिन यदि वायरल इन्फेक्शन आँख में हुआ है और उसमें जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं उसे हम कहते हैं आई फ्लू। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आई फ्लू के शुरुआती लक्षण क्या हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआती लक्षण में ही कोई उपाय कर लेंगे तो हमें आई फ्लू नहीं होगा। तो आप लक्षण बताइए। हाँ, देखिए अंकिता, लक्षण से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर लक्षण की बात करें तो आँख में लाली होना, पानी आना, आँखों में दर्द होना, धुंधलापन आना, आँखों में से कीचड़ निकलना या पलकों में सूज जाना, पलकों का सूज जाना। इसके अलावा कभी कभी आँखों में, जब ये कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू अगर ज़्यादा होता है तो कभी कभी आँखों में खून होता रहता है, खून के चिकत्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आंसुओं में भी खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। और यदि और ज़्यादा बढ़ता है तो पुतली पे धब्बे आने से धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे रोशनी फैली फैली दिख रही है। कभी कभी बल्ब के आसपास इंद्रधनुषी रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रोशनी कम भी हो जाती है। तो इस सिंपल लाली से लेके और नज़र कम होने तक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन 90% पेशेंट में केवल लाली, पानी आना, चुभन और दर्द होता है।
सर जैसा कि आपने लक्षण तो बता दिए हैं, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आई फ्लू एक वायरल डिसीज़ है, तो क्या ये वायरल डिसीज़ अधिकतर देखा जा रहा है कि अगर किसी को आई फ्लू हो रहा है तो हम आई कांटेक्ट करने से बच रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं काला चश्मा पहने, तो आप पहले ये बताइए कि आई फ्लू क्या आई कांटेक्ट करने से भी फैल रहा? देखिए, आंखों को देखने से, यानी आई कांटेक्ट का मतलब है आंखों को देखना, इससे आई फ्लू कभी भी नहीं फैलता है। जब तक इन्फेक्टेड व्यक्ति की आंखों से वायरस दूसरे की आंखों में या नाक में या गले में नहीं जाएगा, जब तक आई फ्लू नहीं होगा। अब लोग सोचते हैं ऐसा क्यों है कि देखने से फैलता है, क्योंकि जब आप किसी के संपर्क में आए हैं, आप उनकी आंखों को देखा, उसी समय आपने वहाँ के दरवाजे को छुआ, डोर हैंडल को छुआ, उनकी टेबल को छुआ, उनके कपड़ों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ लगना शुरू होता है और कुछ समय बाद वही हाथ हम अपनी आंखों में लगा लेते हैं। इन्फेक्शन फैलता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से, ना कि आई कॉन्टैक्ट से। आई कॉन्टैक्ट से कभी भी आई फ्लू नहीं फैल सकता। इसीलिए जब काला चश्मा लगाने की बात आती है, जैसा अंकित आपने पूछा, काला चश्मा लगाने से ना तो आई फ्लू फैलने से बच सकते हैं, ना आई फ्लू में आराम मिलता है। लेकिन काला चश्मा लगाने के कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि काला चश्मा लगाने से एक तो सामने वाले व्यक्ति को संकेत मिल जाता है कि संभवतः जिससे आप वो मिल रहे हैं उनको आई फ्लू है, तो अपने आप ही थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन लेंगे, उनको जागरूकता है, उनको अवेयरनेस है, तो उस व्यक्ति के आसपास थोड़ा सा दूर से बात करेंगे, उनके कॉमन चीज़ों को नहीं छुएंगे, जैसे उनकी तौलिया है, बेडशीट है, टेबल है, ग्लास है, उनके डोर हैंडल्स, और यदि उनको छूते हैं तो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति काला चश्मा पहन के रखता है उसको थोड़ा सा ये फायदा मिलता है, क्योंकि वो बार बार आंखों को छूने से बचेगा, तो वायरस उसकी आंखों से उसके हाथ में कम जाएंगे और वो दूसरी जगह कम फैलाएगा। तो काला चश्मा पहनने के फायदे तो होते हैं, परंतु यदि आप सोचते हैं कि काला चश्मा नहीं पहन रखा तो आप उसकी आंखों में देख नहीं सकते, तो ये मिथ्या है, ये बहुत बड़ा मिथ है जिससे हमें बचना चाहिए। सर जैसे अगर हम आइसोलेशन की बात करते हैं, तो क्या आइसोलेट होना चाहिए आई फ्लू में या फिर नहीं? देखिए, आंखों को आइसोलेट करना चाहिए उस व्यक्ति को, एक रिलेटिव आइसोलेशन बोलते हैं कि यस, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में उसको अपना थोड़ा एक अलग रहना चाहिए। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे व्यक्तियों के नज़दीक ना जाए, और जिसको आई फ्लू है उसकी ऑफिस की टेबल है, बच्चों की स्टडी टेबल है, उसके रूम है, उसके टॉवल, पिलो, उसको कॉमनली कोई मतलब शेयर ना करे, उसके साथ साझा ना करे, क्योंकि उससे आई फ्लू फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति जिसको आई फ्लू है उसको चाहिए कि वो लोगों की मदद करने के हिसाब से उनके नज़दीक ना जाए, अपने आप को अलग रखे, लेकिन उनको पूरा क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कोविड में हुआ करते थे कि उनके संपर्क में ही नहीं आते थे, उनसे बातचीत भी नहीं करते थे। आई फ्लू में क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पेशेंट को थोड़ा सा आइसोलेट खुद ही हो जाना चाहिए, और बाकी लोगों को भी उनके 6 फुट 8 फुट दूर तक आ सकते हैं, और जब भी उनके नज़दीक उनके रूम में जाके किसी भी चीज़ को छू के आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें या 20 सेकंड के लिए साबुन पानी से हाथ धो लें। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आई फ्लू के जो मरीज हैं वो कितने अभी आ रहे हैं? अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली में माहौल बना हुआ था, बाढ़ की स्थिति थी, इसको देखते हुए आई फ्लू ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जो था वो पहले मामले काफ़ी कम थे, तो अभी हॉस्पिटल में कितने मरीज आसपास आ रहे हैं एक दिन में? देखिए, हम जैसे दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है आई फ्लू के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून बहुत जल्दी भी आया है, ज़्यादा भी आया है, और इतना ज़्यादा है कि बाढ़ आई हुई है। दिल्ली में अभी भी बाढ़ का इफेक्ट कई इलाकों में आया हुआ है, और जब भी पानी रुक जाता कहीं पे दोस्तों कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे वायरस पनपने शुरू हो जाते हैं। केवल आई फ्लू नहीं, और भी वायरल बीमारियाँ जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, या और भी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि हम आई फ्लू से बात कर रहे हैं, तो इस समय अगर देखा जाए अंकित जी, आपका जो सवाल है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेली हमारे इस समय 30 से 40% जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं वो आई फ्लू से ही ग्रसित है, और इस समय हर आँखों के अस्पताल में आई फ्लू के पेशेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, और यही बात है कि करीब करीब 30 से 40% पेशेंट्स को आई फ्लू की शिकायत पाई जा रही है। साथ ही सर एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि छोटे बच्चों को ज़्यादा हो रहा है बड़ों के कंपैरिजन में, तो इतने में कितनी सच्चाई है इस पर? देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चों को आई फ्लू ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, इसके कुछ कारण भी हैं। पहली बात तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि कोई भी वायरस जब पहली बार आता है तो ज़्यादा तंग करता है, ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, ज़्यादा लक्षण आते हैं, लेकिन जब दोबारा कोई सेम वायरस इन्फेक्शन होगा तो इम्यूनिटी उसको कम कर देती है, क्योंकि छोटे बच्चे उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, तो जाहिर तौर पे जब इन्फेक्शन आएगा तो ज़्यादा लक्षण देगा। इसके अलावा एक बात और होती है, क्योंकि छोटे बच्चे आमतौर पर हाइजीन फॉलो नहीं करते। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है जो घुटने चल रहा है, अब उसका हाथ जब जमीन पे है, कारपेट पे है, चप्पलों को छू रहा है, पानी को छू रहा है, गंदे पानी को छू रहा है, और थोड़ी देर बाद वो हाथ अपने मुंह में, आंख में या कहीं भी लगा लेगा, तो जाहिर तौर पे इन्फेक्शन वहाँ फैलेगा। दूसरी बात,
क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जब बच्चे सब एक साथ रहते हैं तो आमतौर पे जो प्रिकॉशंस बड़े लोग ले सकते हैं बच्चे नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो अधिकतर घरों में क्या होता है कि जब आई फ्लू शुरुआत होती है छोटे बच्चों से, और एक छोटा बच्चा जब घर में आ जाता है जाहिर तौर पे उनके माता पिता परिवार वाले उनकी केयर करते हैं, और उनकी केयर करने के दौरान अनजाने में वो वायरस खुद ले बैठते हैं। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा अंकिता जी आपके इस चैनल के माध्यम से, कि लोग सोचते हैं जिसकी आंख में लाली आ गई उससे बचें, और लोग इस बात को नहीं समझते कि हर इन्फेक्शन का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि दोस्तों जैसे आई फ्लू के बारे में बात करें 3 से 5 दिन का समय होता है जब व्यक्ति की आंख में आई फ्लू का कीटाणु तो आ गए हैं और वो फैलाना भी शुरू कर देता है, लेकिन उसको लक्षण आने में 3 से 5 दिन लगते हैं। तो ये 3 से 5 दिन का जो अंतराल होता है इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और इस दौरान हम अनजाने में इन्फेक्शन को फैलाते जाते हैं। तो ऐसे में बात आती है कि यदि आई फ्लू चल रहा है, परिवार में किसी को भी आई फ्लू आ गया है, तो आप ये मान के चले कि सबकी आंखों में वायरस आ चुका है, हो सकता है लक्षण आने में 3 से 5 दिन रहे। तो ऐसे में हर व्यक्ति को एक दूसरे से संपर्क बनाने में मतलब बचना चाहिए, और वो सावधानी लेते रहनी चाहिए, जैसे कॉमन टॉवल शेयर ना करें, कॉमन पिलो शेयर ना करें, थोड़ा बच के रहें। जितना जो अलग अलग कमरों में रहते हैं कम से कम इतनी सावधानी जरूर लें कि जो वायरस यदि आपकी आंख में आ चुका हो तो आप दूसरी आंख को फैलाना दे इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जब लक्षण नहीं है। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि जो पेशेंट हैं या बच्चे हैं मतलब लगातार फैलता जा रहा है, तो क्या सावधानियां बरतें, बच्चों को लेकर क्या सावधानियां बरतें, बड़े क्या सावधानियां बरतें, और बेसिकली जब अगर आई फ्लू के लक्षण 3 से 4 दिन में आ रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ देखिए, यहाँ पे जब सावधानी की बात आती है अंकिता जी, इसको मैं 2 हिस्से में करूँगा। एक तो होता है जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी आंखों में लाली पानी आ रहा है, तो अगर वो व्यक्ति सारी प्रिकॉशन ले तो वो अपने थ्रू अपने जरिए दूसरों को फैलने से रोक सकता है। वो सावधानी क्या बनती है? पहली बात, यदि आपको आई फ्लू हो गया है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके दवाइयाँ शुरू करें, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर ले, जैसे पहले भी हमने कहा, औरों के संपर्क में आने से बचें। यदि बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो स्कूल भेजने से बचें। आमतौर पे पेरेंट्स की चिंता होती है कि कोर्स पीछे रह जाएगा या एग्जाम छूट जाएगा, और वो इस चीज़ को छुपा के कि आई फ्लू हुआ है स्कूल भेज देते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, हालांकि लाली देखने से टीचर समझ जाती है, पेरेंट्स को फ़ोन करके बच्चे को वापस भेज देती है, लेकिन इस दौरान वो स्कूल बस में जाते हुए दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन फैला देगा। इसी प्रकार किसी बड़े को भी यदि आई फ्लू होता है तो कोशिश करें दूसरों के संपर्क में ना आए। यदि ऑफिस जाने की जगह वर्क फ्रॉम होम चल सकता है तो अच्छी बात है। ऑफिस में जाए तो उनको खुद ही बता देना चाहिए कि मुझे आई फ्लू हो गया है, तो थोड़ी सावधानी लेके चलें। अपने डेस्क अलग कर लें, लंच अलग से कर लें, औरों के साथ ग्रुप में लंच ना करें, हाथ मिलाने से बचें, लोगों के साथ हैंडशेक ना करें। यदि वो लिफ्ट में जा रहे हैं तो स्विच को टच करते हैं तो अपने हाथों को और सैनिटाइज करके रखेंगे, तो वायरस अपनी आंखों से वो स्विचेस पे नहीं छोड़ेंगे, सरफेसेस पे नहीं छोड़ेंगे, डोर हैंडल्स पे नहीं छोड़ेंगे। तो यदि वो हाथों को सैनिटाइज करते रहें तो वायरस को फैलाएंगे नहीं। अब इसका दूसरा हिस्सा आता है जिनको आई फ्लू नहीं है उनको क्या सावधानी रखें। तो देखिए, उनको सावधानी है कि वायरस को अपने शरीर में आने से रोकना है। जैसे इन्फेक्शन वालों को वायरस अपने शरीर से जाने से रोकना है, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको अपने शरीर में आने से रोकना है। वो कैसे रोकेंगे? सिंपल प्रिकॉशन है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें या 20 सेकंड के लिए साबुन पानी से हाथ धोते रहें। कब? जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी अनजानी जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी अनजान जगह पे डोर हैंडल को छुआ है, ऑफिस में छुआ है, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, रेलिंग को आपने छुआ है, लिफ्ट के स्विच को छुआ है, लाइट के स्विच को छुआ है, या आपने टैक्सी में गए हैं तो उसके डोर हैंडल को छुआ है, कहीं भी रह रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर रखिए अपने बैग में, पर्स में, ताकि कहीं भी आप जब हाथ छूते हैं उसके बाद सैनिटाइज करते रहें। जब मौका मिले तो 20 सेकंड के लिए साबुन पानी से हाथ धोते रहें। यदि आप ये सावधानी रखेंगे तो आप आई फ्लू से बचेंगे। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सैनिटाइजर नहीं है या पानी की सुविधा नहीं है और आप कभी लंबे समय तक कई जगह पे छूना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप मेट्रो में जा रहे हैं, रेलिंग में छू रहे हैं, अलग अलग जगह पे हाथ छूना पड़ता है, तो ऐसे में अपने आँखों को हाथों से ना छुएं। कई लोगों को हैबिट होती है थोड़ी थोड़ी देर में आंसू पोंछने की या आंखों को छूने की, मसलने की। इस हैबिट को कंट्रोल कर लें, और इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है आपका चश्मा या गॉगल्स। जैसे पहले भी काले चश्मे की बात हुई, यदि आप पहन के रखते हैं तो आपका हाथ आंखों में नहीं जाएगा। यदि आप ये सावधानी रखते हैं तो आप आई फ्लू से बच सकते हैं और घर में रहते हुए भी बच सकते हैं, यदि आप घर में जिनको आई फ्लू उनको थोड़ा सेपरेट कर दें और अपने आप को बचा के रखें। सर, जैसे कि चश्मे की बात की आपने, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर जो काला चश्मा है वो पेशेंट ही पहन सकता है जिसको आई फ्लू हुआ है। अगर किसी को बचाव कर रहे हैं तो क्या वो भी चश्मा पहन सकता है? देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है या कोई एक स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है कि आई फ्लू वाला ही पहने। यदि कोई भी गॉगल्स पहन के घूम रहा है तो फायदा उसको जरूर मिलेगा।
फ़ायदा कैसे मिलेगा कि अनजाने में जो हाथ आँख पे जा रहा है वो एक तरह से बचाव बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा, जो आप अपनी आँखों को छूने से बचेंगे। डायरेक्ट आँखों को छूने से आप बच जाएंगे और वायरस के अनजाने में जो आँखों में डालने से आप बच जाएंगे। जैसे आप चश्मा पहन के छुएंगे, आपको लगेगा अरे चश्मा हर रास्ते में, फिर आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग कहीं ना कहीं बिजी होता है, कई जगह सोच रहे होते हैं, कई बार मोबाइल में, कई बार काम में, कई बार कुछ चिंता में डूबा रहता है, और इसी दौरान हम अनजाने में अपने हाथों से कहीं भी सरफेस से वायरस को लेकर आंखों में डाल देते हैं। जैसे कि आई फ्लू है, आमतौर पर 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। अगर जिनको नहीं ठीक हो रहा वो क्या करें? हाँ, देखिए यहाँ पे बात आती है कि आई फ्लू की केयर कैसे की जाए जिसको हो गया। तो सबसे पहले तो गलती जो लोग करते हैं आजकल, वो करते हैं कि किसी भी केमिस्ट पे जाके या कहीं भी जाके अपने आप आई फ्लू की दवाई ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ रेगुलेशन अच्छा नहीं है। तो हमारे केमिस्ट भी क्योंकि उनको जानकारी होती है, वो अपने हिसाब से दवाई दे देते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, आंखों की जांच के लिए हमें स्पेशल मशीन चाहिए होती है, स्लिट लैम्प चाहिए होता है, जिसमें कि हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, प्लस डॉक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यदि ये दोनों चीज़ नहीं मिली तो हो सकता है जो आप दवाई लेके जा रहे हो वो आपकी समस्या को बढ़ा दे। इनफैक्ट अभी जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ DGCI ने एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी केमिस्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करे। क्यों, यहाँ पे मैं बताता हूँ। आमतौर पे जब भी आप केमिस्ट पे जाएंगे, या वो 2 दवाएं दे देंगे, या तो एंटीबायोटिक दे देंगे प्लेन, या एंटीबायोटिक में स्टीरॉयड मिक्स होगा वो दे देंगे। अब देखिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल तो की जाती हैं क्योंकि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में भी होती है, लेकिन जब डॉक्टर आंखों की जांच करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने क्रेडेंशियल की वजह से जब एडवाइस करेगा, तो उसमें उस दवाई के फायदे होने के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं। अगर आप केमिस्ट से लेंगे और केमिस्ट सीधा दवाई दे देगा तो क्या होगा, केमिस्ट के लिए तो हर लाली एक कंजक्टिवाइटिस है समान होती है और वो दे देंगे। सपोज आपकी आंख में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, या फंगल है, या हर्पीज इन्फेक्शन है, और आपने स्टीरॉयड डाल दिया, जो कि बहुत रेयरली वायरल आई फ्लू में भी दी जाती है। अब ऐसे में यदि डाल दिया, आपकी पुतली पे अल्सर बन जाएगा और फिर वो आई फ्लू लंबा चलेगा और आपकी आंखों के लिए, रोशनी के लिए भी खतरा बन सकता है, पुतली में सफेदी ला सकता है और अल्सर पैदा कर सकता है। तो यहीं पे एक तो कि किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई ना ले, और मैं सभी केमिस्ट से भी गुजारिश करूंगा कि किसी ना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के को देख के और डॉक्टर की उस पेशेंट स्पेसिफिक दवाई दें। एक और बात आती है कि एंटीबायोटिक जब दी जाती है, इस समय एंटीबायोटिक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं, और फिर जब भी नॉर्मल बैक्टीरिया डेड होंगे तो वहाँ पे क्या आएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया आने शुरू हो जाएंगे आपके शरीर में, और वो खतरनाक इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे एक पेशेंट अभी देखा था, उसको सूडोमोनास अल्सर हो गया था, सिंपली इसलिए क्योंकि आई फ्लू के लिए उसको कहीं से उसने एंटीबायोटिक स्टेरॉइड की दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के डालनी शुरू कर दी, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद पुतली गलने लग गई है। अब उनकी रोशनी तो कम होगी अभी तो आंख में भी खतरा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें समझना है कि हाँ, डॉक्टर की फीस के पैसे जरूर बचते हैं, लेकिन जो दाव पे चीज लग जाती है वो होती है आपकी आंख, और आपकी आंख जो है वो अमूल्य है, वो एक ईश्वर की दी ऐसी धरोहर है जो अगर खराब होगी तो बार बार नहीं मिलती। सर, आई फ्लू में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आपने लक्षण बताया कि कीचड़ आना आंखों में और भी कई तरीके के आंसू वगैरह आना, तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर आपकी आंखों में आई फ्लू के लक्षण आ गए हैं तो पहली बात तो आपको जाना ही चाहिए। लेकिन सपोज आप कहते हैं कि नहीं, सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे हम भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस वायरस के लिए कोई दवाई बनी नहीं है दोस्तों। जो भी दवाइयाँ दी जाती है ना आपको, वो केवल 2 कारण से दी जाती है। एक तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, यानी कि आपके लक्षणों से राहत देने के लिए, दूसरी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब भी आई फ्लू आंखों में आया होता है उस समय प्रॉब्लम्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पीज वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तो डॉक्टर को जांच करनी होती है कि पुतली पे इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, दूसरा ये देखना होता है कि दूसरे को सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं आ रहे, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा आंखों का, नज़र तो कमजोर नहीं हो रही, कभी कभी आंख के अंदर सूजन यूवेटिस आ रही होती है वो तो नहीं आ रही। तो ये सारी जांच करने के लिए दिखाना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर कंसल्ट करते हैं तो अपने आप आपकी आंखों की सेफ्टी बेहतर हो जाती है। हालांकि इस वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, फिर भी आपको डॉक्टर से जांच लेनी चाहिए यदि आप अपने आंखों की कीमत समझते हैं। और जब डॉक्टर को एक बार दिखा भी लिया तो जैसे डॉक्टर के एडवाइजर, आमतौर पर डॉक्टर हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाए, एक बार जाके जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि जो आपने दवाई डाली है उसका असर तो आपको महसूस होगा, लेकिन साइड इफेक्ट आपको महसूस नहीं होंगे। तो ऐसे में जाके दिखाना अच्छा रहता है।
साथ ही सर बहुत सारे लोग ना घरेलू उपाय भी कर रहे हैं, जैसे कि पलकों में सूजन आने पर गर्म कपड़े, गर्म सूती कपड़े में लेके गर्म और सिकाई कर रहे हैं, गर्म और ठंडा। तो क्या वो तरीका सही है? और साथ ही कुछ लोग नींबू का पानी और फिटकरी के पानी से आंखों की सफाई कर रहे हैं। तो क्या ये तरीका आई फ्लू में ठीक रहेगा? देखिए, पहली बात ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये सदियों पुराने कुछ चलते आ रहे हैं, हमारे ये दादी नानी के नुस्खे हुआ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन देखिए आज हम उस ज़माने में हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है। जब एक समस्या का सीधा सीधा समाधान अवेलेबल है, तो इतना घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े इलाज की जरूरत क्या है? आप गर्म सिकाई करते हैं, मैं कहूँगा उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वायरल फ्लू में गर्म सिकाई आपकी तकलीफ को बढ़ाएगी। यहाँ पे ठंडी सिकाई ज़्यादा काम होगी, लेकिन यदि आपकी आंखों में अंजनारी, गुहेरी कोई ऐसी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ ठंडी सिकाई नुकसान करेगी और वहाँ गर्म सिकाई चाहिए, लेकिन इनके लक्षण तो सेम होते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल है, या अंजनारी आ रही है, स्टाई है, या यूवेइटिस है? जब सपोज आंखों में अगर यूवेइटिस है तो गर्म सिकाई उसको बढ़ा देगी। तो देखिए, डॉक्टर जब चेक करते हैं कि आंख में सूजन या लाली के बहुत सारे कारण होते हैं, कारण जानने के बाद ही आपको सिकाई के बारे में समझाया जाता है। किसी केस में ठंडी सिकाई अच्छी रहती है, किसी केस में गर्म सिकाई अच्छी रहती है, परंतु पहले डायग्नोसिस तो क्लियर हो। हर लाल आंख इन्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपने पूछा कि कोई नींबू का रस या फिटकरी डाल रहे हैं, देखिए ये पुराने ज़माने में ये एक उपाय हुआ करते थे, क्योंकि जब दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, आंखों की जो आई ड्रॉप आनी शुरू हुई है, ये 1970 के दशक में आनी शुरू हुई हैं। इससे पहले आई ड्रॉप के ऑप्शन ही नहीं हुआ करती थी, तो जाहिर तौर पर घरेलू नुस्खे बहुत काम आते थे। आज से 100 साल पहले तो घरेलू नुस्खों पे चलते थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती जा रही है, तो हमें उस साइंस पे, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि उन नुस्खों पे। उन नुस्खों में कोई कमी तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है वो दवाइयों के मुकाबले जरूर उतना फायदा नहीं करेंगे। और हमने अपनी आंखों से खुद ऐसे देखे, कई बार कुछ लोग ऐसे ड्रॉप डाल लेते हैं जो एक तरह से जनरल आई ड्रॉप अवेलेबल होती है केमिस्ट पे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, क्योंकि वो दवाइयों का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, तो वो कभी कभी इस आई फ्लू की परिस्थिति को बिगाड़ देती है। क्योंकि आई फ्लू में आंख पे सूजन आई हुई है, आंख में जलन हो रही है, किरकिरापन आ रहा है, उस दौरान कोई भी ऐसी दवाई डाल लेता है जो आंख में चुभती बहुत है, चाहे उसमें शहद हो, चाहे नींबू का रस हो, कुछ भी है, तो वो परिस्थिति को बिगाड़ जरूर देगी। सुधार होने के चांस नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमें दवाइयाँ चाहिए, लुब्रिकेटिंग दवाई चाहिए, डिकंजेशन चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, वो नहीं होती हैं। तो नुस्खों को फॉलो जब ही करें जब आपको अगर हल्की बहुत तकलीफ है आपको, लेकिन उस पर अगर आप 1-2 दिन ट्राई करते भी हैं, तो यदि आपको आराम नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अंकिता जी, कि लोग कभी कभी नुस्खे तो कर लेते हैं घर में, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो बताना भूल जाते हैं, या डर के मारे नहीं बताते, या झाँप के मारे नहीं बताते। और जब डॉक्टर देखते हैं कि कुछ तकलीफ अजीब सी दिख रही होती है जो आई फ्लू के अलावा कुछ होती है, तो यदि आप पूरी जानकारी देंगे कि डॉक्टर साहब हमने ये दवाई ट्राई की थी या ये नुस्खा ट्राई किया था, तो हो सकता है आपको डॉक्टर आपकी मदद ज़्यादा कर पाए, क्योंकि जितनी जानकारी डॉक्टर के पास होगी उतना ही वो आपको उपाय अच्छा बताएंगे, उतना ही आपका इलाज अच्छा होगा। कुल मिलाकर डॉक्टर आज जी आपको ये कहना है कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो जो जो समस्याएं उसको हो रही हैं, जो दवाइयां ली हैं, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताएगा तो डॉक्टर अच्छे से इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल जी, ये आमतौर पे देखा जाता है, डॉक्टर सोचते हैं मैंने आके लक्षण बता लिया। अब कभी कभी पेशेंट डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं डॉक्टर का इम्तिहान लेने के लिए कि मेरी आंखें देख के आप बताओ क्या है। देखिए, मेडिकल साइंस में ना 2 चीज़ हमेशा देखी जाती हैं, एक होते हैं सिम्टम्स, वो होते हैं आपके लक्षण, एक होते हैं साइंस, जो डॉक्टर को दिख रहा है। जो डॉक्टर को दिख रहा है वो एक हिस्सा होता है, परंतु जो आपके लक्षण है वो दूसरा हिस्सा है। और तीसरा होता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री। यदि आपने वो नहीं बता रखा है, तो देखिए जब सारी जानकारी किसी के पास नहीं होगी तो अधूरा ज्ञान तो कभी कभी हानिकारक हो जाता है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप डॉक्टर को हर वो अपने जानकारी दें जिससे आप अनभिज्ञ नहीं है। चाहे छोटी बात हो जरूर बताएं कि हाँ जी हमने 2 दिन पहले ये दवाई डाली थी, और दवाइयाँ लेके जाए कि हमने ये दवाई डाली थी। कोई बात नहीं, आप अगर केमिस्ट के पास जाके आपने शुरू भी कर लिया इलाज, लेकिन डॉक्टर के पास जाते समय जरूर बताएं, क्योंकि यदि डॉक्टर के पास वो जानकारी नहीं है तो हो सकता है डॉक्टर भी पहले उसी दवाई को ट्राई करे, लेकिन जब आप 2-3 दिन ट्राई कर चुके हैं दवाई को, तो अगर आप बता देंगे तो डॉक्टर उससे बेहतर दवाई आपको सजेस्ट कर पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी आई फ्लू के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।